दिस वाज ऑल अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a should not be equal to 0 is called as quadratic equation. तो quadratic polynomial और quadratic equation में difference क्या है? Yes, can anyone tell me what is the difference between quadratic polynomial and quadratic equation? What is the difference between quadratic polynomial and quadratic equation? Quadratic equation is equal to 0. Quadratic polynomial में हम लोग इक्वल टू जीरो बाद में करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरोस। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज द पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स, बट जब मैं ये पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने तीन मेथड्स देखे थे। एक था सब्स्टिट्यूशन, एक था एलिमिनेशन, उसके बाद था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास तीन मेथड्स हैं। लाइक फर्स्ट मेथड इज व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड। First method is factorization method. Second method is completing the square method. And third method is quadratic equation formula. Do you know the formula of quadratic equation? How to get the roots of any quadratic equation? For that we have one formula. Yes. Does anyone know that formula? फैक्टराइजेशन वो मेथड हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या पता है क्या आपको? डू एनीवन नो दैट? सी द फॉर्मूला इज b is equal to ac. No, Viraj. The formula is, suppose the quadratic equation is in variable x, तो ये x के हमको दो रूट्स मिलेंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है इस वजह से दो रूट्स मिलेंगे। द फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए। अभी यहाँ पे ये d क्या है? व्हाट इज दिस d? d इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, ये सब हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी रहेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सपोज द स्पीड ऑफ ट्रेन, passenger train is dash dash kilometer. If the speed increases by 11 kilometer, so the time reduce means the time required to cover the same distance is 1 hour less than the previous time. Such type of situational based problems we will study in quadratic equation. Okay, नेक्स्ट हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस पता है ना आपको? लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज 2 4 6 8, दिस इज वन सीक्वेंस। ओके, अब ये सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोल सकते हैं हम लोग। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज कमिंग टू। यहाँ पे फिर से d इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 8 माइनस 6 करो, अगेन d इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ऑल द टाइम द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स द सीक्वेंस इज इन एपी। तो यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस एपी में, अभी ये 2 4 6 8 ये सीक्वेंस एपी में, बट अगर मुझे डायरेक्ट 101st टर्म अगर निकालना है
101st टर्म। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते, लाइक ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3, ये A4 डैश डैश डैश। अब मुझे A101 का वैल्यू डायरेक्टली निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ द AP। एपी यानी आंध्र प्रदेश नहीं, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, nth टर्म ऑफ द एपी, दैट फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, तो अब डायरेक्टली हम लोग 101st टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 101st टर्म कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 101। तो ये क्या हो जाएगा, A101, क्योंकि यहाँ पे ये an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो n के जगह पे बस 101 पुट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 2, प्लस n का वैल्यू है 101 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस d इज व्हाट 2। सो बस इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 200। सो 101st टर्म विल बी व्हाट 202। इस तरीके से सपोज मैं एक और सीक्वेंस आपको देता हूं, 7, 11, 15, 19। अब मुझे ये सीक्वेंस का आप 31st टर्म बता सकते हो क्या? यस, ट्राई दिस। टेल मी द 31st टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। टेल मी द 31st टर्म। 127। okay, Viraj is saying 62, others are saying 127। ओके, सो 31st टर्म यानी A31 मुझे निकालना है। विराज, आई टोल्ड ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, सो A31 अगर मुझे निकालना है, A यानी मेरे फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस 31 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कितना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर फॉर दिस सीरीज? 4। 4 इज द कॉमन डिफरेंस, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 30 इंटू 4, हाउ मच इट कम्स, 120। So 120 plus 7, the 31st term of 127। this sequence will be 127। So इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला है। ओके, वन मोर, ओनली टू फॉर्मूलाज आर देयर। द अनदर फॉर्मूला इज, अभी ये nth टर्म आपने 127 निकाला है, तो सम ऑफ n टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स है ना, इनका सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, उसका फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये 31 टर्म्स जो है, ये सीक्वेंस में या फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 31 टर्म्स है, ये सारे टर्म्स का सम मुझे बताओ, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31/2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए यानी हमारा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे n आ जाएगा 31 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज 4। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद हाउ मच इट कम्स, बोलो। How much it comes? 31 मल्टीप्लाइड बाय 67 कितना आता है, बोलो। 31 मल्टीप्लाइड बाय 67, 2077। तो ये जो सीरीज है, फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 11, थर्ड इज 15, फोर्थ इज 19, डैश 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 शो ऑन टिल 127। ये सारे वैल्यूज का अगर मैं सम करूंगा तो वो कितना आएगा, 2077। सो ओनली दिस टू फॉर्मूलाज आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग ये दोनों फॉर्मूलाज पे बेस्ड। इज इट क्लियर टू यू? तो ये सब था अलजेब्रा में, जो कि आपको 20 मार्क्स के लिए रहेगा। ऑल दिस 4 चैप्टर्स विल बी देयर फॉर 20 मार्क्स।
नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले ही पूछा था, आपको दो चीजें पढ़ना है, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है यहाँ। ओके, and third thing is area of triangle. Okay, these three things you will study here. ओके, डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है तो ये कितने रेशो में डिवाइड हुआ है, लाइक 2:3 या फिर 4:5, या व्हाट इज द रेशो, जो रेशो में वो डिवाइड होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, और ये वाले पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ओके, ये जो पॉइंट है सपोज ये पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो ये सब चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सबसे लेंदी टॉपिक हमारे क्लास 10th का, सबसे लेंदी टॉपिक, दैट इज ट्राइंगल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बस थ्योरम्स ही थ्योरम्स हैं। ओके, लाइक ये पहला वाला जो थ्योरम है, दिस इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद उसका कॉन्वर्स रहेगा, उसके बाद ये 2 से 3 थ्योरम आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे रहेंगे। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस? कौन से ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बोलते हैं और कौन से ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? यस, which triangles are called as similar and which triangles are called as congruent? Very basic question. No one knows. Does anyone know कौन से ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बोलेंगे और कौन से ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? Sir, if we take two equilateral triangles with different lengths, so they are similar triangles. And if we take two equilateral triangles of same length, so they will be congruent. ओके, आपने एग्जैक्टली बहुत करेक्ट आंसर दिया है। ऑफ सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ द लेंथ इज डिफरेंट दे आर सिमिलर। तो इस पे से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इस पे से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल्स का शेप सिमिलर है और साइज डिफरेंट है तो वो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो वो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और दोनों ट्रायंगल्स का अगर शेप एंड साइज आर सेम तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी के व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? कौन से टेस्ट से हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर? व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स? What are the different tests for proving the triangle as similar? You have studied it in lower class. Okay, triple S. हाँ, उसके अलावा SAS, ट्रिपल एस, SAS एंड ट्रिपल A. ओके, RHS. सी RHS जो है जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं। सिमिलैरिटी के लिए हम लोग ये 3 चीजें ही यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए फिर हम लोग और ASA, ओके, वो भी यूज करते हैं। RHS यूज कर सकते हैं, या फिर SSS भी यूज कर सकते हैं, SAS भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल A भी यूज कर सकते हैं फॉर कॉन्ग्रुएंट। बट फॉर सिमिलैरिटी वी हैव ओनली दिस 3।
ओके, तो ये तीनों का इंडिविजुअल थ्योरम है हमारे पास। ये ट्रिपल एस का थ्योरम है, लाइक फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल ए का थ्योरम है, ये एस एस का थ्योरम है। ये तीनों थ्योरम हमको पढ़ना है। हमको ये तीनों थ्योरम यूज करके दोनों ट्राइंगल्स को ट्रिपल एस से सिमिलर या सिमिलर प्रूफ करना है, ट्रिपल ए से सिमिलर प्रूफ करना है, एस एस से सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये तीन थ्योरम आपके सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। उसके बाद आप लोग पाइथागोरस थ्योरम, the ratio of the areas, this is not, this is Pythagoras, this is the converse of Pythagoras. Okay, and these two theorems are based on area of triangle. Okay, so these total 9 theorems you will study in this chapter ट्राइंगल्स। ओके, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ये सिमिलैरिटी, ये थ्योरम्स काफी लेंदी है, ये मोस्टली आपको पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको आना चाहिए। ओके, यू शुड नो। ऐसा नहीं है कि वो लेंदी है वो पूछेंगे नहीं इस वजह से हम लोग उसको करेंगे नहीं, वो हमको करना है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मोस्टली नहीं पूछा जाता है। बाकी सब थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलैरिटी छोड़ छोड़ दिया अगर हमने, तो बाकी सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट ज्योमेट्री में सेकेंड यूनिट होगा हमारा सर्कल्स। ओके, सो सर्कल्स में हमारे पास दो थ्योरम्स है। ओके, और दोनों में से एक थ्योरम हर बार आता है मोस्टली। एक पहला तो क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, एंड दूसरा इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों थ्योरम हमको करना है, इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे हमको। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रहेगा आपको ज्योमेट्री के अंदर, तीसरा पार्ट, दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है। तो सपोज ये सेगमेंट है आपको, सपोज दिस सेगमेंट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये ए बी आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसको आपको 2:3 रेशो में डिवाइड करना है। तो ये आपको ज्योमेट्रिकली यूजिंग बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन ओनली ये आपको डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा आपको सपोज कोई सर्कल दिया रहेगा, दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, और सपोज ये पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर दूर है ये सेंटर से। तो यहाँ से ये दो टेंजेंट्स बनाएगा ये सर्कल पे। तो ये टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, ये हमको कंस्ट्रक्ट करके फाइंड करना है। यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ता है, उसके अलावा हमको स्टेप्स भी लिखना पड़ता है, जो कुछ भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स यूज किया है। उसके बाद हमको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है कि एक्चुअल में अभी ये सेगमेंट हम लोग जब स्केल से ड्रॉ करेंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये मेजर करेंगे, तो ये सपोज 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो न्यूमेरिकली ऑल्सो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा थ्योरम 10.1 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये डिस्टेंस हमको पता था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये रेडियस हमको पता था, तो उस पे से हम लोग ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों वैल्यू आपकी मैच होनी चाहिए, then only your answer is correct. Okay, so this all will be there in construction. नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक या फिर सबसे इंटरेस्टिंग वाला यूनिट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ेंगे। तो वो रेशोस कहाँ से बने मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्रीवियस सेशन में। ओके, तो वो हमारे पास 6 रेशोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक कोसेक थीटा, थीटा। कोसेक थीटा। अब इन सब के बीच में भी रिलेशन है भला क्या? ओके, सबसे देखो, टेन थीटा जो होता है वो कुछ भी नहीं है, वो रेशो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अभी सेक थीटा जो होता है ना, जो हमारा कॉस थीटा है ना, उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। इसको ध्यान में कैसे रखते हैं, एस सी एग्जैक्टली अपोजिट।
उसके बाद कोसेक थीटा अगर मैं लूंगा तो वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अगेन एस सी एग्जैक्टली अपोजिट। समझ में आया क्या आपको? तो ये सब चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करना है, ये कहाँ से आई है ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा डिफरेंट एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए ये सारे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इन सब का वैल्यूज क्या होता है उसका एक टेबल बनाते हैं हम लोग। वो टेबल आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग वो टेबल के हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हेन यू गो इन एग्जाम, व्हाट यू डू फर्स्ट, यू डू ड्रॉ दैट टेबल। और वो टेबल कैसे याद रखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया, बट उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी क्या है? सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर जो है वो नीचे है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर है, तो इन दैट केस दिस एंगल फॉर्म इज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एग्जैक्टली exactly इसका रिवर्स केस अगर होगा, ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इन दैट केस द एंगल इज फॉर्म, दैट इज व्हाट? दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद मेंसुरेशन में जो पहला वाला जो पार्ट है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल था क्या 9th स्टैंडर्ड में? वाज इट देयर? सर्कल का एरिया इन 9th स्टैंडर्ड, वाज इट देयर? ओके, नो, सो दिस टॉपिक इज न्यू टू यू। यहाँ पे सर्कल पढ़ेंगे, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। उसके बाद सर्कल के अंदर सेक्टर होता है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? उसके बाद ये सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट का फॉर्मूला पढ़ना है हमको। ये 4-5 फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ना है बस। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो आपको पता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स विल बी देयर, लाइक क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्पीयर्स, हेमीस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन आपको नया टॉपिक रहेगा यहाँ पे। फ्रस्टम कुछ भी नहीं होता है, कोन जो है ना उसका ऊपर का एक पार्ट, जो जो नैरो पार्ट होता है ना, ये उड़ा देते हैं यहाँ से। सपोज ये इतना कट कर दिया, तो ये जो फॉर्म हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रस्टम। ओके, so all these things we will study in surface area and volume. उसके बाद statistics and probability में हम लोग मीन, मोड एंड मीडियन। अभी मीन फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड्स है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मीन मेथड। उसके बाद यहाँ पे हमको ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, वो पढ़ना है। अगर अनग्रुप्ड डेटा अगर होगा तो उसका मीन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप्ड डेटा अगर होगा तो उसका मीन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मीन मेथड है। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड है। और तीसरा एक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, ये तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग द मीन। और मीडियन का एक फॉर्मूला है और मोड का एक फॉर्मूला है। दैट मीन्स टोटल यू हैव टू स्टडी ईयर 5 to 6 फॉर्मूलाज। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजिंग द ग्राफ, ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। ओके, these all things we will study in statistics. Last but not the least, that is probability. Probability में हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूला है। फर्स्ट वन इज व्हाट? probability of any event. What it is? It is number of favorable outcomes
number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उस पे से समझ में आएगा। मैंने आपको कॉइन्स का एग्जाम्पल तो दिया था, ओके। उसके अलावा डाइस, पता है आपको डाइस? डू यू नो द डाइस? इट इज अ cubical shape on which six faces are there, and on this six faces you have six different numbers, okay। तो नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 सी। मोस्ट ऑफ यू माइट प्ले लूडो ऑल्सो इन मोबाइल। सो लूडो में डाइस यूज करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे 6 नंबर्स होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? 3. 3/6. 3/6। सी, रिमेंबर बेटा, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रहेगा इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1, ओके। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है, ओके। सो हियर द प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 3/6, दैट इज 1/2। और 1/2 अगर डेसिमल में हम लोग लिखेंगे तो 0.5 आता है। सी, यहाँ पे इनके बीच में ही आ रहा है वैल्यू, 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है वैल्यू। हर बार जो भी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे इट विल लाई बिटवीन 0 and 1 ओनली, ओके। तो यहाँ पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.5, ओके। वैसे ही ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी। टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2। टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2। 2/3। Which are the numbers that are greater than 2? This is 1, this is 1, this is 1, and this is 1. That means 4 outcomes are greater than 2. These are our favorable outcomes. And total outcomes are what? 6. So it will come what? 2/3. Okay. 2/3 अगर हम लोग डेसिमल में लिख, this will be 0.667. Okay. तो मैंने आपको क्या पूछा था? Probability of number greater than 2. तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट बीइंग ग्रेटर देन 2? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट बीइंग ग्रेटर देन 2? अभी कुछ लोग जो है सिर्फ 1 को ही ले रहे हैं, हम लोग 2 को भी लेंगे। नॉट बीइंग ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 नहीं चाहिए, बस 2 भी चलता है ना मुझे, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी व्हाट? 2। That means the number of favorable outcomes will be what? 2, and total number of outcomes is what? 3. So 1/3 is what? 0.334. Okay. Now pay attention here. यहाँ पे हमने पहले किसका प्रोबेबिलिटी निकाला था? Of the number being greater than 2. ओके। और यहाँ पे नॉट बीइंग ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है पता है क्या? पी ऑफ ई। इसको हम लोग पी ऑफ ई ही लेते हैं, और जब नॉट आ जाता है तो हम लोग उसको ई बार लेते हैं, पी ऑफ ई बार। एंड ये दोनों का सम हमेशा 1 आता है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम हमेशा 1 आता है। ये दो ही फॉर्मूलाज रहेंगे बस आपको, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको सपोज होने की प्रोबेबिलिटी अगर गिवन होती डायरेक्टली 2/3, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। पी ऑफ ई बार will be what? 1 minus 2/3. So how much it will come? 3 minus 2, that is 1/3. ओके। जो यहाँ पे मिला था आपको 1/3। सो ये दो ही फॉर्मूलाज हमको बस पढ़ना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो आपका काम है, आज आप 2 रजिस्टर बनाओगे। कल कल शायद से मेरा पीरियड नहीं है। टुमारो माय पीरियड इज नॉट देयर ना? टुमारो माय सेशन इज नॉट देयर ना? प्लीज चेक द टाइम टेबल।
No. Okay. So day after tomorrow, I will be starting with the algebra section. algebra section ही मैं क्यों start कर रहा हूँ, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज्यादा है. जो चीज का वेटेज ज्यादा है वो चीजें हम लोग पहले खत्म करेंगे, और जो इजी इजी टॉपिक्स है वो हम लोग लास्ट में लेंगे. ओके. जो डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है दैट विल कवर अप फर्स्ट, एंड द इजी पार्ट वी विल डू एट द लास्ट. Do you have any doubt, any difficulty, any question in your mind? You can ask me. Sir, so second chapter you are taking trigonometry. Trigonometry not beta. I am taking, see, I am taking algebra section. Algebra section यानी आपका second unit. Algebra section यानी आपका second unit. Okay. अब ये second unit के अंदर 4 topics हैं. ये आपका second unit. तो ये 4 topics में का पहला topic है polynomials. तो पहले मैं polynomials लूंगा आपका. Okay. So be ready with your registers. Whatever notes I will tell to write immediately, you have to write it in the CW. Whatever extra questions I will give it to you, depending on the topic. After completion of the topic, वो questions आपको immediately आपको solve करना है, और regularly in fact अगर आपका school जल्दी start हो जाएगा तो regularly I will see the both the notebooks. If I find that the notebooks are incomplete, I will not allow you in my class to sit. So keep this in mind. Okay. You should be very prompt with your work, at least in case of my subject. Do you have any other question, any other doubt, difficulty? So should we stop here? Day after tomorrow, we will start with polynomials. Okay. So thank you. See you day after tomorrow. Bye. No need of graphs for polynomials. Okay, graphs आपको उसके बाद वाला जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां पे लगेगा. जो पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहां पे आपको ग्राफ्स की जरूरत नहीं है. Do you have the textbooks? Did you got the textbooks? No. Okay. No, sir. Okay. Don't worry. I will display the question. आपको क्वेश्चन भी दिखेगा. उसके बाद हम उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे. So don't worry. If you have downloaded online, then it's well and good. अगर नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग यहाँ पे मैं पीपीटी बनाता हूँ तो उसमें सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको. Okay. No need to worry about it. If you're not having the text, just bring the registers. Okay. अगर आप रजिस्टर लाने में देरी कर दोगे तो आपका उतना काम पेंडिंग रहेगा. ओके. और जब काम पेंडिंग रहना स्टार्ट हो जाता है तो वो डे बाय डे वो इंक्रीज ही होता है पेंडिंग पर. सो डोंट कीप द वर्क पेंडिंग. कंप्लीटेड द डे इटसेल्फ. जिस दिन जो टॉपिक हो गया उसी दिन वो कंप्लीट कर देना है. आपको रजिस्टर परचेस करना है. आपको स्कूल के वो बुक्स यूज नहीं करना है. और रजिस्टर भी आपको जितने ज्यादा पेजेस का होगा उतने ज्यादा पेजेस का आपको रजिस्टर परचेस करना है, क्योंकि मैथ्स के लिए हमको ज्यादा बुक्स लगेंगे. तो इस वजह से हम लोग अगर मोटा रजिस्टर अगर बनाएंगे सो इट विल बी मोर फिजिबल फॉर अस. ओके. 2 registers you have to make, and that too of same, means same number of pages. Mostly 300-400 pages का रजिस्टर बनाओ आप. You'll get the register on any stationery shop.